नमस्कार, जय हिंद। कल 1 फरवरी 2026 को 2026 का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले हम बजट का इतिहास देख लेते हैं। भारतीय संविधान में बजट का क्या प्रावधान है, रेलवे बजट क्या होता है, बजट के कुछ शब्दावलियाँ जिसे टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं, उसे समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं बजट। तो बजट भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें आने वाले वर्ष की जो है आय जिसे रिसिप्ट बोलते हैं और व्यय जिसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं का पूरा लेखा जोखा होता है। इसका मतलब बजट जो वर्ड है वो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में बजट वर्ड नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है फिर, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है बजट के स्थान पर। ठीक है, आर्टिकल 12 में प्रावधान किया गया है बजट का, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में प्रावधान किया गया है। बजट का इतिहास क्या रहा है वो समझते हैं। तो सबसे पहली बार बजट कब पेश किया गया, तो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। क्यों पेश किया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1860 में पहला बजट पेश किया गया। किसने पेश किया, तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहली बार बजट पेश किया। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसने पेश किया, तो आर षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था सबसे पहली बार। ठीक है, और इससे पहले यह देखा जाता था कि जब बजट पेश किया जाता था तो फरवरी के लास्ट वीक में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है। ठीक है, इससे पहले फरवरी के लास्ट वीक में पेश किया जाता था बजट, और रेलवे बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में पेश किया जाता था। अब बात करते हैं रेलवे बजट के बारे में। तो रेलवे बजट सबसे पहली बार 1924 में पेश किया गया। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे पेश किया गया। 1921 में जो है एकवर्थ कमेटी बनी थी, और ऐसा देखा जाता था कि भारत जब आज़ाद हुआ कंटिन्यू उसके साथ ही रेलवे बजट पेश किया जाता है, आम बजट के साथ ही। लेकिन 2016-17 तक लास्ट रेलवे बजट पेश किया गया था अलग से। उसके बाद 2017 में जो बजट है, आम बजट है, उसमें रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था। अब दोनों साथ में पेश किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बजट की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है। बजट क्या है, सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा है बजट, एनुअल फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद इसमें एक रिवेन्यू होता है, सरकार को मिलने वाली नियमित आय। ठीक है, रिवेन्यू क्या है, सरकार को जो रेगुलर इनकम मिलता है उसे रिवेन्यू बोलेंगे। उसके बाद राजस्व प्राप्तियाँ जिसे रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ये क्या है, तो कर एवं गैर कर से प्राप्त आय जो होता है उसे क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ बोलते हैं। इनकम फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, जैसे टैक्स में इनकम टैक्स, जीएसटी, फीस, इनसे जो प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ या रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। ऐसी प्राप्तियाँ ऋण या संपत्ति के बिक्री से प्राप्त होती है, या तो आप अपने ऋण को चुका दीजिए या संपत्ति को बेच दीजिए, तो ऐसी संपत्तियाँ पूंजीगत संपत्तियाँ या कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। रिसिप्ट क्रिएटिंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करती हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ, जबकि रिड्यूसिंग एसेट्स, एसेट्स को कम करती हैं। एसेट्स मतलब जो परिसंपत्ति है उसको कम करेंगी, और किसको क्रिएट करेंगी, लाइबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व को क्रिएट करेंगी। जैसे एग्जांपल बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट जिसे विनिवेश कहते हैं, उधारी, उधारी और विनिवेश। ठीक है, विनिवेश का मतलब होता है कि जब सरकार कोई कंपनी में, अपनी कंपनी में जिसमें सरकार की हिस्सेदारी पर्याप्त है, अपनी हिस्सेदारी को कम कर दे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 50% हिस्सेदारी है, 10% हिस्सेदारी अपनी बेच दे, तो 40% हिस्सेदारी बची, उसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है राजस्व व्यय, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसे। दैनिक सामान्य खर्च, जो भी खर्च हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय। एक्सपेंडिचर फॉर अ रूटीन फंक्शन। ठीक है, जैसे सैलरी देने में, सब्सिडीज देने में, पेंशन देने में जो खर्च हो रहा है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, अब आता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परिसंपत्तियाँ बनाने वाला खर्च, मतलब ऐसा खर्च जिससे कोई परिसंपत्ति बने और भविष्य में उससे फिर आय प्राप्त हो। जैसे एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, लंबे समय के लिए जो परिसंपत्ति बन जाए या एसेट बन जाए। जैसे रोड अगर हम बना दें तो वो बहुत समय तक चलता है और उससे आय हमें मिलती रहती है कंटिन्यू लंबे समय तक। रेलवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसपे हम निवेश करते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आगे आता है राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुल खर्च जो होता है माइनस कुल आय। ठीक है, जितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आय, कितना आप इनकम कर रहे हैं, टोटल जो उनका माइनस किया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट। सबसे महत्वपूर्ण घाटा है ये फिजिकल घाटा। उसके बाद आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा में सिर्फ हम देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। और राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं, आप पढ़ चुके हैं पीछे। उसके बाद आता है
टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या होता है? सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य शुल्क जो होता है, मैंडेटरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, उसे टैक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आता है प्राइमरी डेफिसिट, ब्याज भुगतान हटाने के बाद घाटा। मतलब अगर हम ये कहें कि टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से जो हम ब्याज भुगतान मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको हम घटा दें अगर, तो हमको प्राथमिक घाटा आ जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दें जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सीधे व्यक्ति पर लगाया गया कर जो होता है, टैक्स डायरेक्टली पेड बाय इंडिविजुअल्स, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स, वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया गया कर, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि जो आय पे लगता है इनकम टैक्स वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद आता है सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब सहायता, सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को सब्सिडीज बोलेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, जैसे फूड फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जाती है, फूड में सब्सिडी दी जाती है एफसीआई के माध्यम से, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। उसके बाद विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे हम बात कर रहे हैं कि सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री, सरकार का जो हिस्सेदारी है किसी कंपनी में, अगर वो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। उसके बाद क्या है? वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल जिसे बोलते हैं। कर संबंधी प्रस्ताव वाला विधेयक को वित्त विधेयक बोलते हैं, जिसमें टैक्स से संबंधित प्रपोजल्स हो, ठीक है। बिल कंटेनिंग टैक्सेस प्रपोजल, ठीक है, टैक्सेशन प्रपोजल जो होते हैं उसे वित्त विधेयक कहते हैं। अगला है विनियोग विधेयक, जिसे एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, खर्च की अनुमति देने वाला विधेयक, ठीक है। बिल ऑथराइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब विनियोग विधेयक आप पेश करके यह पेश कर सकते हैं कि आप कितना खर्च करने वाले हैं आगे, उसके लिए एक अनुमति पत्र होता है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं उसे। अब कुछ फंड होते हैं भारतीय संविधान में, आर्टिकल 266 और 267 में दो फंड की बात की गई है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे संचित निधि बोलते हैं, समेकित निधि भी उसे बोलते हैं। सरकार का मुख्य कोष होता है मेन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ऐसे पैसे निकालने के लिए आपको संसद की परमिशन की आवश्यकता होती है, जबकि आकस्मिक निधि, जिसे कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, इससे पैसे निकालने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, और इसको आर्टिकल 267 में कहते हैं, ठीक है। आपातकालीन खर्च है तो इसमें से पैसे निकाला जाता है, लगभग 500 करोड़ के आसपास इसमें अमाउंट पड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्ट। सरकार द्वारा जितना भी ऋण लिया जाता है, डेप्ट लिया जाता है, उसे टोटल बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, सार्वजनिक ऋण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट एफआरबीएम। एफआरबीएम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। यह घाटे को बताता है कि फिजिकल डेफिसिट आपको कितना रखना है, कितना अच्छा होता है एक राज्य के लिए फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो यह एक्ट कब आया था? यह एक्ट 2003 में आया था, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसे राजकोषीय अनुशासन कानून भी बोलते हैं। तो यही पूरा था बजट से संबंधित जितने प्रावधान थे, और आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।